हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वी द होपफुल सीएससी एस्पिरेंट्स। तो आज हमने किया था मॉडर्न हिस्ट्री में एंग्लो मैसूर वॉर्स, हैदर अली, टीपू सुल्तान, और आज हम करने वाले हैं एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी। और इसमें हम पढ़ेंगे कैसे मराठा किंगडम जो है वो राइज होता है, इनकी कौन कौन सी इनकी यूनिट्स होती हैं, जैसे है ना। फिर उसके बाद कैसे इनकी वॉर्स, किस वजह से वॉर्स होती हैं एंग्लो मराठा वॉर्स, उसके क्या क्या आउटकम्स होते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से इंग्लिश जो है वो मराठा किंगडम को ओवर पावर कर पाते हैं और उनको ब्रिटिश इंडिया में मर्ज कर लेते हैं। क्योंकि मराठा जो है वो आफ्टर मुगल्स वही बहुत पावरफुल पावर थे। तो उसको एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करते हैं कॉन्टीन्यूटी में। जैसे कि मैं अपने पिछले सीरीज़ में भी जब हम बैटल्स कर रहे हैं तो हम वो नहीं लिख रहे, मैं बोल नहीं रही हूँ, डेट्स नहीं बोल रही हूँ मैं। इसका इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम पूरे एक सिमिट्री में कि कब कौन सी पहले होती है फिर कौन सी बाद में होती है वॉर, ये सब पढ़ेंगे। इसको अच्छे से याद करेंगे उस वीडियो में हम। ठीक है, तो आज हम एंग्लो मराठा स्ट्रगल शुरू करते हैं। अब होता क्या है ना कि जब मुग़ल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगता है, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, तो मराठास जो है एक बहुत ही सुप्रीम पावर के जैसे इमर्ज होते हैं। बहुत ही सुप्रीम पावर सामने निकल के आती है और ये लोग बहुत सारा जो एरिया है कंट्री का वो एक्वायर कर लेते हैं और फिर ये नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्थ इंडिया में भी ये मुग़ल एम्पायर में किंग मेकर्स का काम करते हैं। कई किंग्स बनाते हैं, बनने में हेल्प करते हैं, उनकी थ्रोनिंग में, ये सब में। और फिर ये धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि उसको जीत लिया जाए। अब मराठास में सबसे पावरफुल जो रहते हैं वो पेशवाज होते हैं। पेशवाज के पास अथॉरिटी होती है और उनमें भी बाजीराव वंश से लेकर माधव राव तक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये राज्य रहता है मराठा किंगडम का। और इनकी ना 5 फैमिलीज़ होती हैं। ये फैमिलीज़ मतलब जैसे 6 की मिसिल्स होती हैं, यूनिट्स कह सकते हो आप, कि मतलब ये 5 उनमें बटे हुए थे, 5 ग्रुप्स में बटे हुए थे। वो 5 ग्रुप्स थे: गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, भोंसलेज ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर एंड पेशवाज ऑफ पूना। अब देखो होता क्या है, बाजीराव वन से लेके माधवराव वन तक तो बहुत हर चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है। और 1761 में जो बैटल ऑफ पानीपत होती है मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, तो उससे मराठा किंगडम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इतना नुकसान होता है कि इनको इसकी भरपाई के लिए ना एक डेकेड लग जाता है उस लॉस को ओवरकम करते करते। फिर उसके बाद जब टाइम आता है इनके, फिर ये फिर से एक पावरफुल पावर इमर्ज करने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि 1772 में माधव राव की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद इन मराठा किंगडम में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और फिर ये जो उसके बाद, पहले तो ये सब लोग की यूनिटी बहुत है, कॉपरेशन बहुत है, इसलिए ब्रिटिश भी इनमें इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बनती है ये। लेकिन माधवराव की डेथ के बाद इनमें एक तो जो है रूलिंग के लिए कि कौन रूलर बनेगा, इस चीज़ के लिए इनमें लड़ाइयाँ होने लग जाती है, सुप्रीम कौन है। और ये इतना मिलना जुलना भी बंद कर देते हैं। ये तब एक दूसरे के, ये सारी के सारे जो यूनिट्स हमने पढ़े थे, मेन यूनिट्स, गायकवाड़, होलकर्स, सिंधियाज, ये तब मिलते हैं जब कोई ओकेजन होता है या फिर किसी के अगेंस्ट इन्हें एक साथ लड़ना होता है, ये तब मिलते हैं। अदरवाइज़ ये खुद में लड़ते रहते हैं। इसकी वजह से ब्रिटिश को मौका मिल जाता है। अब एंट्री होती है इंग्लिश की मराठा पॉलिटिक्स में। अब देखो, जब लास्ट क्वार्टर होता है 18th सेंचुरी का और फर्स्ट क्वार्टर 19th सेंचुरी का, तो इनकी 3 बार लड़ाइयाँ होती है, एंग्लो मराठा वॉर्स जिनको हम बोलते हैं, और उसमें इंग्लिश जो है वो जीत जाते हैं। और जैसे बंगाल में इन लोगों को, ब्रिटिश को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से सुप्रीमेसी मिल जाती है अपना इस्टेब्लिश करने की, अपने आप को, अपनी टेरिटोरियल पावर बढ़ाने की। तो इनको ये उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं। जब ये लोग जो मराठास हैं ये पावर के लिए लड़ने लग जाते हैं, सक्सेशन के लिए, तो उनको ये मौका मिल जाता है। और अब होता क्या है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती क्यों है? जब माधवराव की डेथ हो जाती है ना 1772 में, तो उनके भाई हैं जो नारायण राव,
लीगली तो वो नेक्स्ट पेशवा होने चाहिए, लेकिन जो नारायण राव का अंकल है रघुनाथ राव, वो नहीं चाहता है कि जो नारायण राव है वो सक्सीड करें माधव राव को, तो वो उसको मरवा देते हैं और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। और इसके बाद इसी टाइम पे जो नारायण राव है उनकी वाइफ जो है विडो उनकी गंगाबाई, उनको एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है सवाई माधव राव। और नाना फडणवीस जो हैं वो चाहते हैं कि माधव राव को, जो सवाई माधव राव है, इनको गद्दी पे बिठाया जाए, क्योंकि यही लीगल हायर है। और वो रघुनाथ राव के अगेंस्ट होते हैं और वो चाहते हैं कि माधव राव को गद्दी दे के वो उसके बिहाफ पे एज अ रेजेंट, जब तक वो माइनर है तब तक खुद रूल करें उनके बिहाफ पे। तो रघुनाथ राव को ये चीज़ पसंद नहीं आती है और वो अपनी पोजीशन जो है वो छोड़ना नहीं चाहता, इस वजह से वो ब्रिटिश से हेल्प लेता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब ये बॉम्बे जाता है और ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करता है 1775 में। जब ये ट्रीटी साइन करता है, इस ये ट्रीटी में ये सालसेट और बासेन की जो टेरिटरीज हैं वो ब्रिटिश के पोजीशन में दे देता है, और जो पोर्शन है कुछ रेवेन्यू का सूरत और बड़ूच डिस्ट्रिक्ट्स में से वो भी ब्रिटिश के पास जाएगा। उसके बदले में ब्रिटिश इसको 2500 सोल्जर्स की हेल्प देंगे, जो इसको अपनी जो गद्दी है, अपनी थ्रोन जो है उसको बचाने में हेल्प करेंगे। जो ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल है उसको ये ट्रीटी पसंद नहीं आती है, उनको ये इसलिए वो ट्रीटी चेंज करना चाहते हैं। ये वाली ट्रीटी जो है ट्रीटी ऑफ सूरत, इसको एनल करके एक नई ट्रीटी साइन करना चाहते हैं जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और इसमें इसमें कहा जाता है कि जो रघुनाथ राव है उसको अपनी गद्दी जो है छोड़ के रिटायरमेंट लेके उसको पेंशन दे दी जाएगी। लेकिन जो बॉम्बे गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है और इसको रघुनाथ राव को रिफ्यूजी दे देती है। अब 1777 में नाना फडणवीस जो है वो ट्रीटी को वायलेट कर देते हैं। कैसे कि वो फ्रेंच को ना एक वेस्ट कोस्ट में कैलकाटा में एक पोर्ट दे देते हैं, पोर्ट की परमिशन ग्रांट कर देते हैं। अब इंग्लिश को लगता है कि ये उनकी वायलेशन की गई है, उनको खतरा महसूस होता है, तो वो इसके लिए रिटेलिएट करते हैं। रिटेलिएट कैसे करते हैं? वो वॉर करके। तो इस वजह से जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है, जो रघुनाथ राव है वो जाके हेल्प लेता है ब्रिटिश से अपने गद्दे बचाने के लिए। लेकिन उन पहले तो वो मान जाते हैं, लेकिन बाद में उनको ये चेंज करने का, ट्रीटी चेंज करना चाहते हैं, वो उसको पेंशन पे भेजना चाहते हैं रघुनाथ राव को, और इस वजह से वो भाग जाता है कहीं क्या उनसे बॉम्बे गवर्नमेंट जो है उनसे हेल्प ले लेता है। इतने में नाना फडणवीस जो हैं वो उनको फ्रेंच को एक पोर्ट दे देते हैं, पोर्ट ग्रांट कर देते हैं, जिससे ब्रिटिश की को ख़तरा महसूस होता है और वो उसके लिए रिटेलिएट करते हैं बाय वॉर। अब जो ये वॉर है ये होती है पुणे में, और इसमें जो होता है कि इसको जो लीड कर रहे हैं मराठा पावर को, उसमें महादजी शिंदे लीड करते हैं एज अ जनरल मराठा आर्मी को। और होता क्या है कि जो इसमें जो ये मराठाज़ हैं ये जीत जाते हैं। ये काफ़ी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, काफ़ी पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि ये एक पॉलिसी यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है स्कॉच अर्थ पॉलिसी। इसमें क्या होता है ना कि ये एक तो पहले तो सारी चारों तरफ से ब्रिटिश आर्मी को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें पैनिक क्रिएट हो जाता है। फिर वो जो आसपास के उनके फार्म लैंड्स हैं उनको आग लगा देते हैं, और जो पानी है पानी को पॉइजन कर देते हैं। कुएँ वगैरह का जो पानी है, मतलब उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो सबसे उनको वो सब उनसे छीन ली जाती हैं, उनसे दूर कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश जो है उनको काफ़ी, मतलब वो हार भी जाते हैं और उनको काफ़ी ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है। और उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसको ट्रीटी ऑफ वडगांव बोला जाता है, जिसमें जो बॉम्बे गवर्नमेंट है उसको फोर्स किया गया था कि जितनी भी टेरिटरी 1775 के बाद इंग्लिश ने एक्वायर करी हैं वो उन्हें वापस करनी होगी मराठास को। ये ट्रीटी जो है इनसे जो ब्रिटिश है वो काफ़ी ह्यूमिलेटेड फेस फील करते हैं। इस वजह से वो एक दोबारा से इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लड़ाई वगैरह होती है। धीरे धीरे वो कभी पहले, मतलब धीरे धीरे वो टेरिटरीज कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि अहमदाबाद को, फिर बासेन को, है ना, इस तरह से। और फिर वो इनको मराठास को ट्रीटी ऑफ सालबाई के लिए फोर्स करते हैं कि आपको ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है वो साइन करनी होगी। अब इस ट्रीटी में क्या होता है, ये पेशवा और इंग्लिश के बीच में होती है, ये 1782 में होती है। और इसके लिए बोला जाता है कि अगले 20 साल के लिए दोनों में से कोई भी पार्टी जो है वो
वॉर नहीं होने देगी, मतलब वॉर से जितना एक दूसरे को दूर रख सके वो वॉर नहीं करेंगे। अगले 20 साल के लिए शांति बना के रखी जाएगी। अब ये 1802 तक, ठीक है, 1782 में ट्रीटी साइन होती है, तो 1802 तक का बेसिकली जो टाइम है, तब तक कोई वॉर नहीं होगी, एंग्लो मराठा वॉर कोई भी नहीं होगी और होती भी नहीं है। नेक्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1803 में होगी। अब इसके कुछ प्रोविजंस थे इस ट्रीटी के। वो प्रोविजंस ये है कि जो सॉल्सेट है वो ब्रिटिश के पोजीशन में आ जाएगा। कुछ टेरिटरीज़ हैं जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के टाइम में कनकर करी गई थी, बासेन के इंक्लूडेड, वो मराठास को रिस्टोर कर दी जाएंगी। एक गुजरात के एक फतेह सिंह गायकवाड़ हैं, उनको उनकी जो ट्रीटी जैसे वो पेशवा एज कर रहे थे काम, वो वहाँ पे अपनी टेरिटरी में वैसे ही उनको उनकी जो टेरिटरी है वो रिस्टोर कर दी जाएगी। जो इंग्लिश हैं कोई भी फर्दर सपोर्ट नहीं करेंगे रघुनाथ राव को, और जो पेशवाज हैं वो इसको मेंटेनेंस अलाउंस देते रहेंगे। हैदर अली जो है वो सारी की सारी टेरिटरीज जो है वो मराठास को और नवाब ऑफ आरकोट और इंग्लिश को वापस कर देगा। इंग्लिश जो है वो प्रिविलेजेस इंजॉय करेंगे ट्रेड के, जैसे कि वो पहले कर रहे थे। पेशवाज जो हैं वो किसी भी और यूरोपियन नेशन को एक्सेप्ट ब्रिटिश कोई भी सपोर्ट नहीं देंगे, कोई भी उनका फेवर नहीं करेंगे, कोई भी उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। जो पेशवाज और इंग्लिश हैं वो एक अलायंस की तरह रहेंगे, जो एक दूसरे के साथ पीस में रहेंगे। इनका ये है बेसिकली कि अगर कोई इनके ऊपर हमला करता है तो एक दूसरे का साथ भी देंगे। जो महादजी शिंदे हैं वो दोनों तरफ से ट्रीटी के गारंटियर रहेंगे कि कोई भी दोनों तरफ से, ना ब्रिटिश की साइड से ना मराठा की साइड के से ट्रीटी को वायलेट कोई ना करे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। वो गारंटियर बनते हैं, वो ऑब्जर्वर बनते हैं। फिर आता है 1803 का टाइम, 20 साल बाद, मतलब 20 साल पहले एक ट्रीटी साइन हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ सालबाई, जिसमें 20 साल के लिए पीस ग्रांट कर दी जाती है। तो उसके बाद अब 20 साल पूरे हो चुके हैं। इतने में नाना फडणवीस जो है 1800s में उनकी डेथ भी हो जाती है, जिससे ब्रिटिश को काफ़ी फ़ायदा होता है। अब उनकी तो अब वॉर की सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाती है। अब क्या होता है ना कि जो नारायण राव है उसने 1795 में, जो माधव राव नारायण है मतलब नारायण राव का बेटा है ना, वो सुसाइड कमिट कर लेता है। और जो बाजीराव सेकंड है, रघुनाथ राव का बेटा, वो बहुत ही इनकैपेबल सन होता है, मतलब वो पॉलिटिकल पावर को अज्यूम करने लायक नहीं होता है, वो उसको अच्छे से चला नहीं पाता है पॉलिटिक्स को। तो उसके जो है रघुनाथ राव काफ़ी उसके अपोजिटर होते हैं, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि ये बने, लेकिन तब तक डेथ हो जाती है और इंग्लिश जो है वो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं इनकी पॉलिटिक्स में भी, और डेथ के बाद तो इनको और मज़े लग जाते हैं। अब जो पेशवा है उसको, जो पेशवा है बाजीराव सेकंड, ये मरवा देता है जसवंत राव होलकर के भाई विठू जी को। और इस गुस्से में जो ये यशवंत राव है, ये आर्मीज प्रिपेयर कर लेता है। लड़ाई हो जाती है सिंधियाज और बाजीराव सेकंड के बीच में, और ये बाजीराव सेकंड हार जाता है। अब वो जो यशवंत राव है वो अमृत राव के बेटे विनायक राव को बिठा देता है गद्दी पे एज अ पेशवा, और जो बाजीराव है वो डर के भाग जाता है और ब्रिटिश से हेल्प मांगता है। अब वो ब्रिटिश के साथ ट्रीटी साइन करता है, ट्रीटी ऑफ बासेन, जिससे जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है वो ख़त्म होती है। मतलब जब हम याद करते हैं तो यही लिखते हैं कि ट्रीटी ऑफ इससे एंड हुआ था। तो इस ट्रीटी में जो पेशवा है वो मान जाता है कि वो कंपनी जो है उसकी जो के 6000 शोल्डर्स जो हैं और बाकी की जो आर्टिलरी होगी, तोपें वगैरह हो गई, और बाकी के जो सारे कुछ फोर्सेस हैं वो इसकी जगह पे, इसके टेरिटरीज़ में परमानेंटली सेटल हो जाएंगी, वहाँ पे मतलब शामिल हो जाएंगी, इसकी रक्षा के लिए वहाँ पे रहेंगी। और जो कंपनी है उसको जो भी 26 लाख की इनकम यील्ड करती हैं, जितनी भी टेरिटरीज़ हैं वो इनको दे दी जाएंगी। सिटी ऑफ सूरत को सरेंडर कर दिया जाएगा। चौथ के जितने भी निज़ाम जो है उसके एरिया में जितने भी चौथ आता है, इनको इकट्ठा होता है, वो सारी टेरिटरीज, वो सारा का सारे क्लेम्स जो है ब्रिटिश को दे दिए जाएंगे। कोई भी टू एक्सेप्ट द कंपनीज आर्बिट्रेशन इन ऑल डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड निज़ाम ऑफ द गायकवाड़, ठीक है। और जो कोई भी और किसी भी यूरोपियन जो है
उनके साथ वो कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, उनका कोई भी वॉर में हेल्प नहीं करेंगे, किसी को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, ये सब कुछ। और जो है बाकी के स्टेट्स के साथ रिलेशंस जो होंगे वो भी क्या करेंगे कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब लिखा, अब ये जो ट्रीटी है इसकी वजह से ये रिड्यूस टू वेसेलेज। वेसेलेज का मतलब होता है गुलामी, कि बस एक गुलाम ही बना दिया जाता है इनको। अब होता क्या है ना कि जब पेशवा जो है वो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब सब्सिडरी अलायंस मतलब कि जो आर्मी है ब्रिटिश की वो इस राजा की टेरिटरीज़ में हमेशा रहेगी, परमानेंटली स्टेशन हो जाएगी, और मतलब वो गार्ड वगैरह करेंगे इसको, ये कुछ पेमेंट्स जो है उनको देता रहेगा उनकी मेंटेनेंस के लिए, आर्मी वगैरह के लिए। अब जो इस वजह से अब कर क्या रहा है, वो एक पपेट ही तो बन गया है, गुलाम ही तो बन गया है, कि मतलब वो पेशवा जो है वो इनके मर्ज़ी के बिना, ब्रिटिश की मर्ज़ी के बिना किसी और से कोई रिलेशंस नहीं रख सकता है, किसी और स्टेट से, किसी यूरोपियन की हेल्प नहीं ले सकता है, उसके आर्मी भी नहीं, वो इनके अगेंस्ट कुछ करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी आर्मी, उनके शोल्डर्स जो हैं वो काफ़ी लॉयल हैं ब्रिटिश के लिए, और वो इसकी आर्मी में, इसकी टेरिटरीज़ में रह रहे हैं, तो अगर रिवॉल्ट भी करेगा तो वो ईज़िली सप्रेस कर देंगे। तो ये सब होता है। अब 1804 में जो होता है, एक फिर से अटेम्प्ट होता है कि जो यशवंतराव होलकर है वो ट्राई करता है कि इंग्लिश को फिर से डिफीट करके जो अपनी टेरिटरीज़ हैं वो वापस ले ली जाएं। वो बाकी जितने भी रूलर्स हैं इंग्लिश इंडिया के, उनको रेडी कर लेता है ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मराठास फिर से जो है वो हार जाते हैं, और उन्हें पहले भोसले हार जाते हैं, सिंधिया हार जाते हैं, होलकर हार जाते हैं, और ट्रीटीज़ के साथ एंड हो जाता है। अब जो ट्रीटी है की सिग्निफिकेंस है, ट्रीटी ऑफ बासेन की सिग्निफिकेंस है वो ये है कि भले ही जो पेशवा था वो कैपेबल लीडर नहीं था, उसने नादानी में, मतलब एक जो है एक इनकैपेबल लीडर जो है मराठास का, उसने ये ट्रीटी भाग के साइन की थी, लेकिन इसकी वजह से जो है इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब उनको ना काफ़ी, जैसे पूना वगैरह के एरिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तो उनकी आर्मीज़ हैं, वो तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस करके या कुछ भी कर करके अपने कब्ज़े में कर ही लिए हैं, बाकी बैटल्स वगैरह लड़ लड़ के। तो अब उनको ये वाली एरियाज़ जो हैं पूना वगैरह का और मराठास के एरियाज़ जो हैं वो भी मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी अपनी आर्मी ले आते हैं वो। इसकी वजह से क्या होता है कि अब अगर कल को ज़रूरत पड़ी कि कहीं भी लड़ाई होती है ब्रिटिश की, तो उनको अगर कोई आर्मी वगैरह लेके जानी है तो आर्मी को इधर से उधर लेके जाना ईजी हो जाएगा, कोई डिले नहीं आएगा उसमें, क्योंकि सब इन्हीं का एरिया हो गया है। तो इसके लिए बोला जाता है कि ये जो ट्रीटी है इसने इंग्लिश को एक चाबी दे दी थी इंडिया की, गेव द इंग्लिश द की टू इंडिया। अब आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का टाइम। अब होता क्या है ना, अब तक चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आ चुका होता है, जिसने जो है कंपनी की जो मोनोपोली है वो ख़त्म कर दी होती है सारी की सारी ट्रेड में, सिर्फ चाइना और टी को छोड़ के। तो इनको ना ट्रेड के लिए और ज़्यादा मार्केट्स चाहिए। अब होता क्या है कि एक पिंडरीज हैं, एक मतलब वो भी एक छोटी सी क्लास है जो मराठास के साथ, मराठास पे डिपेंड होती है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, मराठास इनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह देते हैं। और अब जब मराठास जो है वो खुद ही एक मतलब ब्रिटिश के अंडर आ चुके हैं, तो इनको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, इनको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, तो ये लूट वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मराठास की आसपास की जो भी टेरिटरीज़ हैं और जो ब्रिटिश की टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर भी लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। इससे जो ब्रिटिश को काफ़ी नुकसान होता है, और इसका जो ज़िम्मेदार है ब्रिटिश, वो मराठास को ठहराते हैं कि इनकी वजह से जो है इतना नुकसान हो रहा है। और दूसरा जो है ये ट्रीटी ऑफ बासेन में लिख देते हैं ना, कि ट्रीटी ऑफ बासेन को ये बताते हैं कि ये ट्रीटी विद अ साइफर, जो पेशवा है उसको साइफर बोला जाता है। साइफर का मतलब आप ज़ीरो कह सकते हो, कि किसी काम का नहीं, तो ये बोल सकते हो आप, तो कि किस एक ज़ीरो इंसान के साथ हमने ट्रीटी की है, ट्रीटी विद द साइफर। मतलब मैं नहीं मतलब ये इन्होंने इस तरह से उसको डिफाइन कर दिया था ट्रीटी ऑफ बासेन को। तो इससे जो है बाकी मराठा लीडर्स हैं उनकी भावनाएं जो हैं वो हर्ट हो जाते हैं, वो उनकी फीलिंग्स। तो इससे उनको लगता है कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मराठास को लगता है। तो इसकी वजह से ना
और फिर दूसरी बात जो है, जो हेस्टिंग्स है वो पिंडरीज के अगेंस्ट एक्शन लेता है कि जो मराठास की सॉवरेनिटी है वो तो ख़त्म हो ही गई है। और अब जब ये पिंडरीज के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो इससे फिर से जो मराठास की एक तो पहले ही फीलिंग्स हर्ट हुई हुई हैं, अब इनको भी वो लोग इनके साथ भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वो ये यूनाइट हो जाते हैं। ये मराठास को एक और मौका दे देते हैं जो है इनके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का। तो फिर से एक बार ये कोशिश करते हैं इनको हराने की, ब्रिटिश को हराने की। फिर से एक वॉर होती है। अब जो पेशवा है वो अटैक कर देता है। ये अलग अलग जगह से अटैक करते हैं। अब पेशवा जो है वो पूना पे, ब्रिटिश की जो रेजिडेंसी है, जिनके जो भी यूनिट्स वगैरह हैं वहाँ पे पेशवा तो पूना में अटैक कर देता है, अप्पा साहब नागपुर में कर देते हैं, और होलकर जो है वो बाकी सारी प्रिपरेशंस करता है वॉर की। लेकिन इस टाइम तक ना मराठास की पावर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी है। इनकी आर्मी, इनके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है किसी की, तो इन सब वजह से ये हार जाते हैं। इनके पास वेपन्स वगैरह भी इतने अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन ब्रिटिश अब तक, एक तो इनकी आर्मी इतनी मोबाइल हो चुकी है, अब तक इतनी ज़्यादा इन्होंने एक्सपैंड कर ली है, सब इनके वेपन्स, इनके जो लीडर्स हैं, सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से जो ब्रिटिश है वो जीत जाते हैं फिर से। और अब जो है पूरा का पूरा एरिया जो है वो ब्रिटिश के अंडर आ जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? ट्रीटी ऑफ पूना साइन होती है पेशवास के साथ, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन होती है सिंधियास के साथ, और ट्रीटी ऑफ मंदासौर साइन होती है होलकर्स के साथ, जिसमें जो है फाइनली वो ब्रिटिश लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो प्रताप सिंह है उसको एक रूलर, छोटे छोटे इनको ना, वो ब्रिटिश जो है इनकी बिल्कुल सॉवरेनिटी, पेशवा की पोस्ट ही ख़त्म कर देते हैं और इनको छोटे छोटे एरियाज़ की लीडरशिप दे देते हैं। इससे जो है मराठा किंगडम जो है बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है ब्रिटिश एम्पायर में। अब कुछ कारण देख लेते हैं कि इन जो मराठास है वो हारते क्यों हैं, क्या क्या रीजंस बनते हैं इनकी हारने के। एक तो इनेप्ट लीडरशिप, कोई भी माधवराव के बाद ऐसा लीडर आता ही नहीं है जो इनको अच्छे से वो कॉपरेट करके रख पाए, इनको यूनाइट करके रख पाए। लीडरशिप नहीं है स्ट्रॉन्ग। और फिर उसके बाद डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट। देखो शिवाजी के टाइम से ही जब ये स्टेट बनी थी ना, जब मराठास की एजुकेशन की बात आई थी, इनको ट्रेन करने की बात आई थी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों की बात आई थी, तब भी ये सिर्फ एक रिलीजन बेसिस पे ही था। तो एक रिलीजियो नेशनल मूवमेंट थी एक। तो इसमें कोई ये नहीं था कि हमारा किंगडम है, वो तो इनको बाद में आई है फीलिंग। तो इस वजह से ना कि एक डिफेक्टिव नेचर था मराठा स्टेट का, ये रिलीजियस मूवमेंट थी एक। पॉलिटिकल सेटअप लूज़ कर लेते हैं। अब क्या होता है ना कि इनके जो पावरफुल चीफ्स हैं, पेशवा से ज़्यादा पावरफुल जो सिंधियास, होलकर्स, ये सब होते हैं, लेकिन लीडरशिप पेशवास के पास रहती है। और पेशवास जो है उनके भी जो आगे लीडर्स हैं, माधवराव के बाद कोई ज़्यादा सक्सेसफुल या ज़्यादा ब्रिलियंट लीडर्स नहीं आते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो इनकैपेबल होते हैं जो भी रूलर्स आते हैं। ये इनको, तो इनके यहाँ पे पॉलिटिकल, और इनकी जो लड़ाइयाँ होती हैं आपस में सक्सेशन के लिए, तो उससे पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जो ब्रिटिश को मौका दे देता है। मिलिट्री सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, कहाँ तो ब्रिटिश का सिस्टम, इनकी जो आर्मी है वो इतनी डिसिप्लिन्ड है, वॉर वेपन्स जो बहुत मॉडर्नाइज यूज़ करते हैं, कर रहे हैं, मॉडर्नाइज इनके पास स्ट्रेटेजीज़ हैं, लीडर्स इनके इतने स्ट्रॉन्ग है। और मराठा फोर्सेस जो है वो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रही हैं, इतने इनके पास स्ट्रॉन्ग वेपन्स नहीं है मॉडर्नाइज्ड। तो ये सब कुछ, इन्होंने कोई आर्टिलरी वगैरह भी सेटअप नहीं थी, कोई तोपखाना वगैरह भी सेटअप नहीं किया था। एक किया था पुणे में, वो भी कोई अच्छे से काम नहीं कर पाया मराठास का। और फिर उसके बाद जो है इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी अनस्टेबल थी। कहीं से कोई फॉरेन ट्रेड हो नहीं रहा है, अगर कर रहे हैं तो वो ब्रिटिश कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और कोई यूरोपियन कंट्री या कोई और देश एक्सेप्ट यूरोपियंस कोई भी नहीं आ रहा है, किसी के साथ ट्रेड नहीं है, कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जिसकी वजह से जो है कहाँ से मेंटेन करेंगे, पैसा आएगा कहाँ से, वो सिक्योरिटी में लगेगा कहाँ से, वो सब चीज़ें। इंग्लिश की जो डिप्लोमेसी और एस्पियोनेज सिस्टम, मतलब जो इनका एक जासूसी विभाग है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मराठास जो है इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये इनके पास, ये इग्नोर बहुत करते हैं चीज़ों को, मतलब ध्यान नहीं देते हैं कि आसपास के एरिया में इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं अपने दुश्मन की, कोई एस्पियोनेज सिस्टम यूज़ ही नहीं करते हैं। और ब्रिटिश जो है वो इनकी सारी खामियां, इनके सारे अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स को एनालाइज पहले ही कर लेते हैं। मराठास जो है इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, वो इनके हारने का कारण बनता है। और जो इंग्लिश जो है
वहाँ पे देखो, अभी इंग्लिश जो है, अभी इंडियंस जो है वो भी मिडिवल पीरियड में ही चल रहे हैं, राजा महाराजाओं के समय में भी। यहाँ पे कोई भी नेशनल फीलिंग नहीं है, कोई पेट्रियटिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि ब्रिटिश जो है काफ़ी ज़्यादा एक जो है रेनेसेंस का पीरियड जो इनका स्टार्ट हो चुका है, तो इनकी जो ग्रोथ है वो हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद जो लास्ट है यही है कि जो मराठा किंगडम था वो एक पहले ही डिवाइडेड हाउस था, एक इतनी यूनिटी थी नहीं इसमें, और ब्रिटिश के कुछ पंच मारने के बाद, कुछ थोड़े बहुत एफर्ट्स करने के बाद ये किंगडम जो है एकदम बिखर जाता है और वो इसको ओवर पावर कर लेते हैं, अपने अंदर मर्ज कर लेते हैं। ये थी एंग्लो मराठा वॉर्स और इनकी जो बैकग्राउंड था। तो इसके बाद हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध करेंगे। इसके बाद दो चीज़ें बचती हैं, तीन, एक तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध और दूसरा बचता है एंग्लो सिख वॉर्स। फिर उसके बाद जो बाकी के इंडिया के अलावा जो नेपाल, बर्मीज़, इन सब के साथ इनकी वॉर्स होती हैं, वो सब है, वो नेक्स्ट 2 वीडियोस में कवर अप हो जाएगा। और फिर उसके बाद यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें जो लोग हैं वो इनको रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे रिवॉल्ट वगैरह आ जाता है 1857 का, तो वो टाइम आ जाएगा। तो तब तक के लिए बस इतना ही, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इसको यहाँ तक सुना वीडियो को। और अगर आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर।